Hello, students. How are you? Hope you're doing good. Okay, so in the previous lecture, we had seen with factors affecting demand. तो अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है? Let us recapitulate that. सबसे पहला, what was the meaning of demand? Demand constituted of 6 elements. कौन कौन से थे? चलो बताओ. सबसे पहला, desire to buy. Second, yes, ability to buy. Third, willingness to pay at a given price, place and time. ओके और फिर देखा था हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड. तो उसका शॉर्टकट क्या था? पी फॉर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, है ना. प्राइस फैक्टर वाज डिफरेंट एंड फैक्टर्स अदर देन प्राइस वाज डिफरेंट. फैक्टर्स अदर देन प्राइस में क्या था? रैपिड, REPIT. R for related goods prices, okay. E for expectations of future prices. P for population size and demographic profile, okay. I for income of consumer and T for taste and preference of consumers. ठीक है, इतना हम देख चुके हैं. आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी डिमांड फंक्शन, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व. 4 चीजें हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं विथ डिमांड फंक्शन ऑन योर स्क्रीन. डिमांड फंक्शन, फंक्शन मतलब मैथमेटिक्स से इसका कोई कनेक्शन लग रहा है. आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत ही सही सोच रहे हैं. ठीक है, घबराने का नहीं. ओके, मैथ्स का नाम सुन के डर नहीं जाने का. चलो, लेट अस रीड. व्हाट इज डिमांड फंक्शन? द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन showing relationship between demand and factors affecting demand is known as demand function. मतलब क्या? ये एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. कौन सा एक्सप्रेशन है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, मैथ्स का नाम सुन के कई लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को आइंस्टाइन की छठी औलाद समझते हैं. ठीक है, और कई लोग हैं जो मैथ्स को देख के बौखला जाते हैं, उन्हें कुछ मालूम पड़ता नहीं है. ठीक है, अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं मेजॉरिटी ऑफ यू डिसलाइक्ड मैथ्स एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ ऑप्टिंग फॉर कॉमर्स. आई नो दैट. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, आगे आपके लिए और भी बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है. लेट अस सी कि ये जो फंक्शन है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो कैसे बताएगा कि डिमांड इज हैविंग रिलेशनशिप विथ सो मेनी फैक्टर्स. ऐसा कौन सा इक्वेशन होगा? तो ये इक्वेशन आएगा अभी आपकी स्क्रीन पे. देखो, एग्जांपल, dx इज इक्वल टू f ब्रैकेट px py pe t y u. ओ माय गॉड, ये पढ़ के सम ऑफ यू वुड फील लाइक दिस. मुझे अपने घर जाना है. मुझे घर जाना है. मुझे अपने घर जाना है. This was just to share a light moment with you. Okay, now मैथमेटिक्स का जो इक्वेशन है जो अभी आपकी स्क्रीन पे है, खाली इतना ही पढ़ोगे तो शायद ऐसी फीलिंग आए, बट डोंट वरी, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन जिसको अगर हम डिटेल में समझेंगे उसके बाद आपको लगेगा अरे ये इक्वेशन में तो कुछ नहीं है, इस पे कोई भी प्रकार के सम्स आने वाले नहीं है कि आप लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करो. प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS, फाइंड x, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, और हमारे x को हम क्यों ढूंढे भाई? वो क्या कर रहे हैं हमें क्या मालूम. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. dx यहां पे मतलब क्या है? dx मतलब डिमांड ऑफ कमोडिटी x, एंड दिस डिमांड ऑफ कमोडिटी x इज f. f मतलब नहीं वो नहीं, f मतलब फंक्शनल नोटेशन, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ मेनी फैक्टर्स. तो कौन कौन से फैक्टर्स देखे थे हमने, वही वापस आएगा आपकी स्क्रीन पे. px मतलब
प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, पी वाई मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी वाई, रिलेटेड प्रोडक्ट्स। याद करो कौन कौन से थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है। उसके बाद पीई मतलब एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, ओके। टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, ओके। एंड वाई मतलब कंज्यूमर्स इनकम, ओके। एंड यू मतलब अदर फैक्टर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर पी एक्स हमको समझ में आ गया, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, तो प्राइस का पी और कमोडिटी एक्स का एक्स। पी वाई भी हमको समझ में आ गया क्योंकि पी फॉर अगेन प्राइस और कमोडिटी चेंज हो गई इस बार, मतलब वो वाई है। पीई भी समझ में आया कि पी फॉर प्राइस एंड ई फॉर एक्सपेक्टेशंस। टी भी समझ में आया कि टी फॉर टेस्ट। वाई, सर वाई क्यों, वाई कंज्यूमर्स इनकम, तो या तो सी होना चाहिए या तो आई होना चाहिए इनकम का, लेकिन इकोनॉमिक्स में इनकम इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वाई, ओके। बिकॉज आई किसके लिए है, आई इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स, ओके। सो जब भी हम खाली आई लिखेंगे तो लोग इकोनॉमिक्स में उसको क्या समझेंगे, इन्वेस्टमेंट, ओके। और वाई लिखेंगे तो लोग क्या समझेंगे, इनकम, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है जो सालों से चली आ रही है ना, तो इसमें हम छेड़खानी ना करें, वी एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज ऑन फेस वैल्यू, ओके। फिर एक और क्वेश्चन आएगा, सर अदर फैक्टर्स के लिए यू क्यों, ओ क्यों नहीं, क्योंकि ओ इन इकोनॉमिक्स इज फॉर पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। इसीलिए हमने अदर फैक्टर्स को किससे डिनोट किया है, यू से डिनोट किया है। क्लियर, अंडरस्टूड। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्रेस थ्रू अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। सो खाली ये इक्वेशन पढ़ के हमको समझ में आ जाएगा कि डिमांड इज नॉट इंडिपेंडेंट, डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ पी एक्स, पी वाई, पीई, टी, वाई एंड यू, ओके। इस पे कोई भी सम्स, कोई भी वैल्यूज डाल के ढूंढो क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। सो ये डिमांड फंक्शन आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, तो आप पहले 2 पॉइंट्स हैं वही लिखेंगे, और 2 मार्क के लिए पूछते हैं तो आपको पहले 2 पॉइंट तो लिखने ही है, साथ साथ उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन भी लिख लेना है, अगर 2 मार्क के लिए आता है तो, ओके। 3 मार्क या 5 मार्क के लिए खाली ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, ओके। सो you will write whatever is there on the left side of the screen, that is what you are supposed to write। तो इतना लिख लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स लॉ ऑफ डिमांड। लॉ मतलब कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, ऐसा सब आपने सोचना स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है। सो व्हाट इज दिस लॉ, ये अपना मुद्दा नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये अपना मुद्दा है। सो लेट अस रीड दैट। सबसे पहला द प्रिंसिपल, है ना, जो आपने सोचा था वो सही है, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल, कानून, कायदा, ओके। द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स एज कांस्टेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। कितना इजी है ना, हमें कुछ भी समझ में नहीं आया, जानता हूं मैं, इसीलिए इसको टुकड़ों में बांटेंगे। सबसे पहला द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, ओके, जो साफ साफ बताता है कि ऐसा ऐसा होगा या वैसा वैसा नहीं होगा। क्या बताता है, फलाना फलाना होगा और ढिमका ढिमका नहीं होगा, ठीक है। दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स। ऐसा कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ बोलते हैं। तो ये प्रिंसिपल क्या समझाता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब समझना, 2 ही फैक्टर्स हैं यहां पे, कौन कौन से हैं, एक प्राइस और दूसरा डिमांड। ये 2 फैक्टर्स के बीच में हम रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
और ये जो रिलेशनशिप है, जो प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। ओके, सो लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड। ऑफ कोर्स प्राइस एंड डिमांड किसकी होगी? किसी प्रोडक्ट की होगी, किसी कमोडिटी की होगी, किसी गुड्स की होगी, किसी सर्विस की होगी। ओके, कीपिंग व्हाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स एज कांस्टेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। मतलब हम यहां पर बाकी फैक्टर्स है ना, क्योंकि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के दो हिस्से थे, प्राइस फैक्टर एंड अदर फैक्टर्स। तो जो अदर फैक्टर्स है उसकी इफेक्ट डिमांड पे क्या आएगी, हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं। उस इफेक्ट को हम इग्नोर करेंगे, उसको कांस्टेंट मानेंगे। फिर जो रिलेशनशिप बनेगी बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा है दिस लॉ वॉज प्रेजेंटेड बाय हु अगेन? अल्फ्रेड मार्शल। ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ये दिमाग में रख लो। अल्फ्रेड मार्शल, बार बार लगातार यही इकोनॉमिस्ट आता जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, एंड इट एक्सप्रेसेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो रिलेशनशिप प्राइस और डिमांड का क्या था, वो लास्ट लेक्चर में हमने अच्छे से समझ लिया था। प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स तो डिमांड राइज। रिलेशनशिप कौन सी हुई थी? इनवर्स रिलेशनशिप हुई थी। यस, सो उसी रिलेशनशिप का एक एक्सप्रेशन, लेकिन एक्सप्रेशन किस में है? प्रिंसिपल्स में, स्टेटमेंट फॉर्म में, रूल्स रेगुलेशंस के फॉर्म में। इसीलिए उसको क्या बोला? लॉ ऑफ डिमांड बोला। अगर यही एक्सप्रेशन मैथमेटिकल है तो क्या बोलने का? डिमांड फंक्शन। वही स्टेटमेंट फॉर्म में या प्रिंसिपल फॉर्म में है तो क्या बोलने का? लॉ ऑफ डिमांड बोलने का। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये लॉ क्या है। सेटेरिस पेरिबस, आयला, ये कौन सी लैंग्वेज है? लैटिन लैंग्वेज है। सेटेरिस पेरिबस, इसका क्या मतलब होता है? कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। मतलब अदर फैक्टर्स कौन कौन से थे? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, पॉपुलेशन साइज, है ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमने पिछले इक्वेशन में देखे थे वही। वो अदर फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट है, उसमें कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। इफ प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स, इट्स डिमांड एक्सपांड्स, एंड इफ प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस, इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये है अपना लॉ ऑफ डिमांड। सो कोई पूछे लॉ ऑफ डिमांड क्या है, क्या बोलने का? शुरुआत कैसे करने की? किसकी बस? सेटेरिस पेरिबस। ओके, means keeping all other factors constant. For every rise in price, there is a fall in demand, and for every fall in price, there is a rise in demand. है ना? तो इसको बोलने का कैसे लीगल टर्म में? If a price of a good falls, its demand expands, and if price of a good rises, its demand contracts. Okay? लेकिन ये सब किसको दिमाग में रखे हैं? अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होंगे। ये बात आपके दिमाग में फिट कर लो, तो ही हम रिलेशनशिप बना पाएंगे बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, इसको जिंदगी भर अपने दिमाग में रजिस्टर करने के लिए एक सीन आपकी स्क्रीन पे। हूँ मैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। अरे भीखू दगाबाज, हमारे यहाँ आज तक तूने एक चम्मच नहीं धोया और यहाँ इतनी बड़ी गाड़ी धो रहा है। दूर, देख नहीं रही हो काम कर रहा हूँ। काम के वक्त बात नहीं करता मैं, ऐसा मालिक ने कहा है। अबे मालिक? कौन मालिक? देखो! नमस्ते मालिक। कितनी बार कहा है कार साफ करते वक्त बेकार लोगों से बातें मत किया। देखो किशन, आवाज नीचे। मुझे बर्फ चाहिए, कुछ बनाना है। बंटी, इनके घर में एक नया फ्रिज डलवा दो ताकि यहाँ आने के लिए बहाने ना बनाए। कोई बहाना बनाकर नहीं आएगा। नीचे। अब ये सीन देखकर क्या समझ में आया?
लॉ ऑफ डिमांड, अक्षय कुमार, जो उसका नौकर था, दैट इज डिमांड, क्योंकि डिमांड इज गोइंग टू बिहेव एज पर द लॉ। डिमांड किसके साथ काम कर रहा है? कार साफ कर रहा है, तो कार को हमने क्या सोचना है? प्राइस। सो रिलेशनशिप किसके बीच में बनानी है? प्राइस और डिमांड के बीच में। और उसको इंटरफियर करने कौन आया? अदर फैक्टर्स, ऐश्वर्या राय। ओके, सो अदर फैक्टर्स को लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला? आवाज नीचे। और यहां पर तो आवाज है ही नहीं, बोलने का नहीं, कीप मम, ऐसा लॉ ऑफ डिमांड ने किसको बोला? अदर फैक्टर्स को बोला। सो अदर फैक्टर्स आर जस्ट नॉट गोइंग टू चेंज, दे हैव नो राइट टू इंटरफियर इन बिटवीन। तो ही लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से प्राइस और डिमांड के बीच में कुछ रिलेशनशिप बन पाएगी, वरना सारी रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, कुछ कंक्लूजन आएगा ही नहीं। ओके, सो इकोनॉमिस्ट बहुत स्मार्ट होते हैं। वो जब भी कोई थियरी स्टार्ट करते हैं तो शुरू करने के लिए शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो थियरी फिर उनसे कंप्लीट नहीं हो पाती अगर अजम्पशंस का सहारा नहीं लिया तो। ओके, सो हियर व्हाट आर द अजम्पशंस? लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से द ओनली अजम्पशन इज कि अदर फैक्टर्स शुड रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज आना नहीं चाहिए। ओके, अंडरस्टूड? चलिए, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक वही है कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होंगे। ओके, सबसे पहला, सच इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन वो रिलेशनशिप कब बन पाएगी? जब हम अजम्पशंस लेंगे तब। अगर ये बेस हटा दोगे तो रिलेशनशिप बन ही नहीं पाएगी बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब ये कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। ओके, सबसे पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, अदर फैक्टर्स में था टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सेकंड, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड, वो भी चेंज नहीं होगा। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज्ड, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्थ, कंज्यूमर्स डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, तो इसमें भी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी कंज्यूमर्स की कि गुड्स को लेके मैंने फ्यूचर प्राइस को एंटिसिपेट किया। देयर आर नो एंटिसिपेशंस, देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। पांचवा, साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम, मतलब पॉपुलेशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, अब ये 5 अजम्पशंस अगर हम नहीं लेंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड बन ही नहीं पाएगा, और इस बात को आज हम साबित करेंगे। ठीक है, लेट अस सी दैट। सबसे पहले, प्राइस राइजेस तो डिमांड शुड फॉल, एंड इफ प्राइस फॉल्स देन डिमांड शुड राइज। ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। ओके, अब ये रिलेशनशिप गलत साबित होगी अगर हमारे अजम्पशंस हमने नहीं लिए तो। ओके, तो उस केस में क्या होगा कि व्हेन प्राइस राइज और इट इवन रिमेन्स द सेम, प्राइस या तो बढ़ेगा या तो सेम रहेगा, फिर भी डिमांड बढ़ेगी, तो ये रिलेशनशिप गलत साबित हो जाएगी, क्योंकि देयर इज नो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस फॉल्स और इट रिमेन्स द सेम, स्टिल द डिमांड विल फॉल। मतलब आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि देयर हैज टू बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और जब इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होगी तब ये लॉ लागू ही नहीं पड़ेगा। सो ये लॉ कब लागू नहीं पड़ेगा? जब हमारे अजम्पशन सही नहीं होंगे तब। तो लेट अस चेक वन आफ्टर द अदर कि ये अजम्पशंस अगर नहीं होते तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे गलत साबित होता। ठीक है, सबसे पहला, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर आपका किसी भी प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल है, मतलब आप बावले हो गए हो कि मुझे इस प्रोडक्ट को खरीदने का है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, तो इवन इफ द प्राइसेस आर राइजिंग स्टिल यू विल बाय दैट प्रोडक्ट। एज फॉर एग्जांपल, एप्पल फोन के लिए आपको सॉलिड प्रेफरेंस है, एप्पल फोन ही आप खरीदते हैं, तो वो कितनी भी प्राइस चार्ज कर ले, क्या आपका डिमांड कम होने वाला है? नहीं। तो उस केस में क्या होगा?
राइट हैंड साइड ऊपर देखो, इवन इफ प्राइसेस राइज डिमांड इज गोइंग टू राइज। ओके, फिर क्या लिखा है, व्हाट इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस इज अनफेवरेबल। तो अगर कोई कम पैसे भी चार्ज करेगा लेकिन आपको वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं है, तब आप उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे ना। ओके, जैसे टाटा नैनो, इट इज अवेलेबल एट थ्रो अवे प्राइसेस, 1 लाख रुपए की गाड़ी है, लेकिन क्या आपको टाटा नैनो पसंद है? अगर हाँ तो आप लेंगे, लेकिन ना तो वो कितनी भी कम प्राइस में दे हम उसको खरीदने वाले नहीं है, क्योंकि वो हमारी इमेज के खिलाफ है, उसके लिए हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस फेवरेबल नहीं है। तो आपका ये पूरा रिलेशनशिप का चक्कर गलत साबित हो जाएगा अगर टेस्ट और प्रेफरेंस में कोई भी चेंज आया तो। उसने आपके पूरे लॉ ऑफ डिमांड को हिला के रख दिया है। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स डिमांड राइज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवरेबल है तो क्या होगा, प्राइस राइज डिमांड ऑल्सो राइज, क्योंकि हमें कुछ तंबूरा फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाव ज्यादा है, क्योंकि हमें तो वो प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि हमारा प्रेफरेंस उस प्रोडक्ट के लिए बहुत स्ट्रांग है। और कितनी भी कोई प्राइस गिरा दे डिमांड बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि डिमांड विल फॉल अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अनफेवरेबल है तो। अंडरस्टूड? इसीलिए हमें सारे अदर फैक्टर्स को क्या बोलना पड़ा, खामोश, तुम्हें चेंज होने का अधिकार लॉ ऑफ डिमांड ने दिया नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और वो रिलेशनशिप तभी बन पाएगी जब दूसरे फैक्टर्स आके उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ओके, अगर इसमें चेंज आया, इनकम बढ़ गई, तो क्या प्राइस राइज डिमांड फॉल्स होगा? नहीं होगा ना, प्राइस राइज, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी इनकम बढ़ चुकी है, तो हम डिमांड भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तरफ प्राइस बढ़ी, दूसरी तरफ हमारी इनकम बढ़ी, तो हमारा परचेजिंग पावर पे तो कोई असर आया नहीं। ठीक है, व्हाट इफ इनकम फॉल्स, अगर आपकी इनकम फॉल हो जाती है और मार्केट में कोई कितना भी डिस्काउंट दे दे, आप वो प्रोडक्ट को खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि अभी आपका परचेजिंग पावर डाउन जा चुका है। तो उस केस में क्या होगा, इवन एट लो प्राइसेस यू आर गोइंग टू डिमांड लो ओनली, क्योंकि एक तरफ भाव कम, दूसरी तरफ इनकम कम, तो परचेजिंग पावर पे कोई असर हुआ नहीं। शायद आप पहले से कम खरीदेंगे या उतना ही खरीदेंगे। समझ में आ रहा है? सो इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज, इनकम ऑल्सो चेंज और मार्केट में प्राइस ऑल्सो चेंज, तो क्या हम छाती ठोक के ये बोल पाएंगे कि प्राइस राइज डिमांड फॉल्स या प्राइस फॉल्स डिमांड राइज? नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हमें तो बोलना है। और इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड ने क्या बोला, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ओके, चलिए दूसरा अदर फैक्टर देखते हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो गुड्स साथ साथ कंज्यूम होते हैं, है ना, व्हीकल एंड पेट्रोल, पेन एंड रिफिल, कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन, एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में किसी एक गुड का भाव अगर बढ़ जाता है तो वो कलेक्टिव कंजम्पशन महंगा हो जाएगा। अब अपने प्रोडक्ट की प्राइस कितनी भी हो, उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस चेंज आने से अपने प्रोडक्ट की डिमांड पे असर पड़ता है, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे। तो वो इफेक्ट क्या होगी वो हमें मालूम नहीं है। सो ऐसा हो सकता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट का भाव सेम रहे लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट का भाव है वो बढ़ जाए, तो भी हमारे प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, नीचे चला जाएगा। ओके, क्योंकि व्हीकल का भाव बढ़ा, पेट्रोल का भाव सेम था, फिर भी पेट्रोल की डिमांड क्या हुई थी, कम हुई थी, देखा था हमने। सो दैट रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड विल नॉट प्रूव करेक्ट इफ एनी ऑफ द अदर फैक्टर्स चेंज। और मान लो कि उन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो भाव है वो कम हो जाता है और अपने प्रोडक्ट के भाव में कोई चेंज नहीं आता, तो भी क्या होगा, अपने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव कम हो गया। तो अब वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ज्यादा खरीदेंगे, और वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स खरीदे उसके साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी चाहिए होगा। ठीक है, सो ये असर भी उल्टा फुल्टा पड़ सकता है, जहां पे आपका लॉ सही साबित नहीं होगा। ठीक है, और हम कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लॉ को गलत साबित करे,
आने ही नहीं देंगे बाय टेकिंग व्हाट, अजम्पशंस, है ना। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, ये अप्लाई होगा तो ही अपना लॉ सही है, वरना अपना लॉ निस्तो नाबूद हो जाएगा, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स भी तो हैं, अगर उसकी प्राइस में कोई चेंज आएगा और अपने प्रोडक्ट की प्राइस में कोई चेंज नहीं था, फिर भी अपने प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज आएगा, ये भी असर करेगा। जैसे हमने देखा था फैंटा एंड मिरिंडा। अब एग्जांपल लेते हैं समोसा एंड पफ का। अगर प्राइस ऑफ समोसा राइजेस, ओके, और अपना प्रोडक्ट पफ है, उसका भाव चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा, अपना पफ जो है अब लोग ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि उन्हें अब समोसा परवड़ता नहीं है, तो दे विल शिफ्ट फ्रॉम समोसा टू पफ, यस और नो। ऑन दी अदर हैंड, अगर समोसे का प्राइस कम हो जाता है और पफ का प्राइस सेम रहता है, तो अब समोसा क्या हो गया, सस्ता। लोग अपना प्रोडक्ट छोड़ छोड़ के क्या खरीदेंगे, समोसे खरीदेंगे, क्योंकि समोसे या पफ, यू हैव ईदर वन ऑफ देम, नॉर्मली यू डोंट हैव बोथ ऑफ देम, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स का भाव चेंज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भाव चेंज होगा, तो अपने डिमांड पे असर पड़ेगी, और कोई भी बाहर वाली चीज अपने डिमांड पे असर करेगी, तो प्राइस का कितना असर होगा डिमांड पे, ये आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसको चुप बोलना पड़ा, ठीक है। चलिए फिर, कंज्यूमर्स डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस, ये हमारा अजम्पशन था। अगर फ्यूचर प्राइस को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं, तो अभी अगर किसी प्रोडक्ट का भाव चेंज नहीं भी हुआ है, तब भी उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड तो क्या बोलता है कि डिमांड कब बढ़ेगी, व्हेन प्राइसेस गो डाउन, नो, लेकिन यहां पे क्या होगा, even if price remains the same, the demand is going to be more, okay, and if in future we expect the prices to fall, तो अगर सेम प्राइस है तब भी उस प्रोडक्ट की डिमांड कम होगी, है ना, तो आपका लॉ सही साबित नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या मान लिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं। फिर देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स द सेम। अगर मान लो मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ पॉपुलेशन भी धनाधन बढ़ रहा है, तो डिमांड तो बढ़ेगी ना, तो उस केस में क्या होगा, प्राइस राइज, डिमांड राइज हो जाएगा। अगेन अपना लॉ सही साबित नहीं होगा। और दूसरी तरफ मान लो बहुत जबरदस्त बाढ़ आई, अर्थक्वेक आया, जिसमें लाखों लोग मर जाते हैं, सपोज, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन सपोज ऐसा हो, तो अगर प्राइस कम है फिर भी पब्लिक कम होने से डिमांड इज गोइंग टू गो डाउन, है ना। सो अपना लॉ वहां पर भी सही साबित नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो इन शॉर्ट, ये लॉ सही साबित कब होगा, जब हम ये सारे अजम्पशंस लेंगे। बेस्ड ऑन दीज अजम्पशंस आवर लॉ ऑफ डिमांड प्रूव्स करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब ये क्या है, a tabular representation showing willingness of a consumer to buy different quantities of a good at various prices is called the demand schedule। मतलब ये कौन सा प्रेजेंटेशन हुआ, टैब्यूलर प्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, सेंटेंस में प्रेजेंटेशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल का प्रेजेंटेशन क्या था, लॉ ऑफ डिमांड, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, डिमांड फंक्शन था, टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या है, डिमांड शेड्यूल है, ओके। चलिए, नथिंग न्यू इन दिस, ये टेबल हम पहले भी देख चुके हैं, चैप्टर 1 में सिमिलर टेबल देखा था, अभी उसको वापस हमें देखना है फ्रॉम द डिमांड्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। लेट अस सी, टेबल आपके सामने आ गया, प्राइस ऑफ मिल्क 10, 20, 30, 40 एंड 50, डिमांड ऑफ मिल्क इन लीटर्स 500, 400, 300, 200 एंड 100। तो क्या दिखा रहा है, अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग डिमांड है, और इस टेबल को अगर आप गौर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड इज फॉलिंग, ओके, डिमांड कम हो रहा है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हाट, प्राइस राइज, डिमांड फॉल्स, प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, ओके। ये हो गया अपना डिमांड शेड्यूल, ओके। सो डिमांड शेड्यूल इज व्हाट, अ टैबुलर प्रेजेंटेशन
showing willingness of consumers to buy different quantities of a good at various prices. अलग अलग प्राइसेस हैं, उसके सामने उसकी अलग अलग डिमांड है, और ये हमने एक टेबल फॉर्म में छाप दिया है. इसको क्या बोलते हैं? डिमांड शेड्यूल बोलते हैं. ओके, ये भी 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. चलिए फिर आगे देखते हैं. डिमांड कर्व. अब डिमांड कर्व क्या होता है? ओके, सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था? डिमांड फंक्शन. प्रिंसिपल वाइज रिप्रेजेंटेशन क्या था? लॉ ऑफ डिमांड. टेबुलर रिप्रेजेंटेशन क्या था? डिमांड शेड्यूल. अब इसी शेड्यूल से हम क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे. सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा? डिमांड कर्व होगा. ठीक है, सो लेट अस रीड दैट. अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन showing different quantities of goods bought by a buyer at different prices is called the demand curve. Okay, खाली प्रेजेंटेशन चेंज हो रहा है और इससे पूरी टर्म चेंज हो रही है. ओके, द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन विल डिसाइड द नेम ऑफ द टर्म. सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व बोलेंगे. ओके, लेट अस सी दैट. सबसे पहला ग्राफ है तो हम क्या बनाएंगे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये बना के लिखने का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. फिर ये लिखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है और वाई एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है. सो ऑन वाई एक्सिस वी हैव प्राइस इन रुपीस एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव डिमांड इन यूनिट्स. ओके, एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हमने ग्राफ चैप्टर 1 में ये देखा था, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस. लेकिन जब हम डिमांड कर्व बनाते हैं ना, तो ये एक एक्सेप्शन है टू द जनरल रूल. एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस वी ऑलवेज एक्सप्रेस प्राइस विच इज इंडिपेंडेंट इन दिस केस ऑन वाई एक्सिस and demand in units which is dependent, that is on x axis. okay, डिमांड कर्व एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन मतलब जहां पे जनरल रूल लागू नहीं पड़ता उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं. ओके, जनरल रूल क्या था? एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट, वाई एक्सिस डिपेंडेंट. लेकिन यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, प्राइस विच इज इंडिपेंडेंट ऑन वाई एक्सिस and demand which is dependent, it is on x axis. okay, सालों से ऐसा चलता आ रहा है. एज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस हम ऐसा कर रहे हैं. ओके, चलिए आगे देखते हैं. प्राइस एंड डिमांड आप लिख लेंगे पहले कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन इज 0, डिमांड 100, 200, 300, 400, 500 और प्राइस 10, 20, 30, 40, 50 एंड एक लेवल और आगे ले लेंगे 60, ताकि एकदम कट टू कट चीजें ना रिफ्लेक्ट हो. ओके, नाउ वी विल सी दिस वन बाय वन. आपके सामने तो ये कर्व सीधा आ गया, लेकिन असल जिंदगी में ये सीधा ऐसे नहीं आता, उसको बनाना पड़ता है. तो वो कैसे बनेगा? फ्रॉम द टेबल विच इज ऑन द लेफ्ट साइड. सो प्राइस कितना है? 10 और डिमांड कितना है? 500. तो पहले हम ये लाइन बनाएंगे. ओके, रेड कलर इसीलिए क्योंकि वहां पर भी रेड, यहां पर भी रेड, ताकि मैच हो जाए. ओके, फिर प्राइस 20 और डिमांड 400 किस में है? येलो में. तो आप पहले ये येलो लाइन बनाएंगे. ओके, इससे आपको एक पॉइंट मिलेगा. 10 और 500 का एक पॉइंट है, 20 और 400 का दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा. फिर 30 के सामने 300, तो वो एक लाइन बना लेंगे. फिर 40 के सामने 200, तो वो एक लाइन बना लेंगे. 50 के सामने 100, तो वो भी एक लाइन बना लेंगे. सो ऐसे करके आप पहले ये लाइंस बनाएंगे. ओके, फिर क्या आएगा? इन सब का एक एक पॉइंट. सो रेड पॉइंट. ओके, देन कम्स येलो पॉइंट at the point of intersection between the two lines. Okay, then comes green point, then comes sky blue point, then comes purple point. Okay, ये 5 पॉइंट आपको मिले. अब इन्हीं 5 पॉइंट्स को हम नाम देंगे, इनका हम नामकरण करेंगे. सबसे पहले पर्पल ए बुलाएंगे, फिर ब्लू मतलब बी, फिर ग्रीन विथ सी, देन येलो
एस डी, देन रेड फॉर ई। बाद में इन पांचों पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, डिमांड कर्व मिलेगा। ओके, सो दिस कर्व दैट यू आर सीइंग इज डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड फॉलिंग इसीलिए है क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो भी उल्टा फुल्टा है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। बिकॉज प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, या प्राइस फॉल्स देन द डिमांड विल राइज। इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है, और इसीलिए आपका डिमांड कर्व भी डाउनवर्ड फॉलिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, सो इस कर्व का नाम क्या है, डिमांड कर्व। और ये स्लोप है, वो कौन से टाइप का स्लोप है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, द डिमांड कर्व इज विच स्लोप, देन यू हैव टू से इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। नेगेटिव स्लोप क्यों, क्योंकि इट इज डाउनवर्ड फॉलिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अंडरस्टूड। तो अब इसको लिख लेंगे। दिस इज द ओनली स्लाइड इन दिस एंटायर लेक्चर जहां पे आपको लेफ्ट साइड का भी लिखना है और राइट साइड का भी लिखना है। ओके, इस स्लाइड में जानबूझ के ऐसा किया गया है बिकॉज शेड्यूल इज ऑन द लेफ्ट साइड और उसी शेड्यूल का ग्राफ इज ऑन द राइट साइड, तो आप लिंक बिठा सको, इसीलिए लेफ्ट राइट लिखा था। तो ये दोनों ही आपको लिखना है, डिमांड शेड्यूल भी और डिमांड कर्व भी। ओके, ये ग्राफ आप नॉर्मल बुक में बना सकते हैं, कोई स्पेशल ग्राफ बुक इसके लिए खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, और कहीं पे कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन की थर्ड लाइन में ऊपर है। ओके, वहां पे आप कॉन्टैक्ट करके डाउट पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल रिवर्ट बैक विद इन 24 आवर्स। ओके, तो बस फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।